हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो अभी आप यह देख रहे हैं ज्योग्राफी, अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ब्रह्मांड चैप्टर। तो आपने ब्रह्मांड चैप्टर में अभी तक के फर्स्ट पार्ट देखा है और आज हम लोग इसमें आगे की ओर देखेंगे। तो आपने यह देखा कि एडविन हब्बल साहब जो थे, उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या ब्रह्मांड का जो फैलाव हो रहा है, विकास हो रहा है, वो हकीकत में क्या सही है। तो उन्होंने यह इस पर 3 बातें कही थी। एक आपने बोला, इसमें पता किया उन्होंने, हब्बल साहब ने, कि सूक्ष्म तरंग जो होता है उसका नियंत्रण विस्तारण हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 में उन्होंने यह पाया कि अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना हो रही है। और नंबर 3 उन्होंने यह भी पाया कि आज के युग में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट भी हो रहा है। तो यह 3 कारण से उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, सही में ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। तो उन्होंने तो इसके बारे में जाना। अब कुछ ऐसे संस्थान हैं, जैसे यूरोप देश के एक संस्था है सर्न। तो आज हम लोग देखेंगे आगे। तो एक है संस्था सर्न, CERN। इसका मतलब होता है आपको यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो इस तरह समझे। ई मतलब होता है यूरोपियन, उसका सी मतलब सेंटर, एफ मतलब फोर, उसके बाद आप देखिएगा एन मतलब होता है न्यूक्लियर और आर मतलब होता है रिसर्च। यानी कि सेंटर, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यह एक संस्था है जो कि यह जेनेवा में है। किस देश में है? तो जेनेवा। और जेनेवा पड़ता है यूरोप महादेश में। तो वहाँ पर ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानने के लिए एक प्रयोग किया गया और वो डेट था 30 मार्च 2010। 30 मार्च 2010 में यह जो संस्था है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यह संस्था कहाँ है? जेनेवा देश, जेनेवा में। और जेनेवा पड़ता है यूरोप महादेश में। तो वहीं पर इन लोगों ने यह जानने की कोशिश की, क्या वाकई में ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की उन्होंने कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि 30 मार्च 2010 को धरती से नीचे 50 से 175 मीटर नीचे, ध्यान रखेंगे, यह मान लीजिए कि यह धरती है और धरती से नीचे, धरती से कितना नीचे? 50 से 175 मीटर। यानी कि धरती के अंदर इन्होंने एक गड्ढा बनाया, 50 से 175 मीटर अंदर गड्ढा बनाया और उस गड्ढे के अंदर एक लंबा सा सुरंग बनाया। यह मान लीजिए कि इस तरह का यह सुरंग बनाया। तो यह सुरंग कितना लंबा? तो 27.36 किलोमीटर। 27.36 किलोमीटर। तो इन्होंने यह अंदर में एक सुरंग बनाया और इस सुरंग के अंदर में इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को कहा गया LHC। इस प्रयोग का नाम दिया गया LHC। और LHC का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है लार्ज हैड्रन कोलाइजर। इसका मतलब होता है लार्ज हैड्रन कोलाइजर। समझे फिर से कि जेनेवा के वैज्ञानिक लोगों ने धरती के अंदर 50 से 175 मीटर अंदर एक गड्ढा किया, सुरंग बनाया, उसके बाद इसके अंदर एक सुरंग बनाया। यह सुरंग, तो यह सुरंग कितना लंबा बनाया? तो 27.36 किलोमीटर लंबा। और इन्होंने इसमें एक प्रयोग किया जिसे कहा गया LHC, जिसका नाम है लार्ज हैड्रन कोलाइजर। तो इन्होंने इसमें क्या प्रयोग किया? तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यह प्रोटॉन है और यह भी प्रोटॉन है। तो इन्होंने प्रोटॉन लिया, इस प्रोटॉन को आपस में इन्होंने टकराया।
या मान लीजिए यह ऐसे, इन दोनों को इन्होंने आपस में टकराया और कितना के स्पीड से टकराया, तो प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति, यानी कि आपने पढ़ा है कि प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश की गति का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इन दोनों को इतना तेजी में टकराया है कि इन दोनों की स्पीड जो है प्रकाश की गति के स्पीड के बराबर है। और आप देखते हैं कि जब सपोज कीजिए कि इधर से भी बाइक आ रहा है, इधर से भी बाइक आ रहा है, और दोनों अगर सपोज कीजिए कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बाइक आ रहा है, इधर से भी इधर से भी, और जब ये दोनों बाइक टकराएगा तो आप समझ सकते हैं इसका क्या हाल होगा। तो उस तरह से यह 3 लाख किलोमीटर, इधर से भी 3 लाख मीटर पर सेकेंड, इधर से भी 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर, और ये जैसे ही टकराएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इन दोनों को टकराया गया, प्रोटॉन को प्रकाश की गति के स्पीड से जब टकराया गया तो इन्होंने यह सोचा कि इससे कुछ निकलेगा, पार्टिकल निकलेगा। तो ये जब टकराया गया तो इससे इन्होंने सोचा कि चलिए इससे कोई पार्टिकल निकलेगा, पार्ट्स निकलेगा या कोई चीज़ नया बनेगा। तो इन लोगों ने इस चीज़ को जो कहा, इसे गॉड पार्टिकल नाम दिया, गॉड पार्टिकल। यानी कि गॉड मतलब क्या होता है, भगवान, और भगवान का कण। बस सिंपल भाषा समझिए कि इन दोनों के टकराने से जो चीज़ प्राप्त हुआ उसका इन लोगों ने नाम क्या दिया, तो गॉड पार्टिकल। तो गॉड मतलब भगवान, और भगवान का पार्ट्स यानी कि भगवान का कण, तो इसे ही गॉड पार्टिकल को आगे चलकर हिग्स बोसन नाम दिया गया है। इसको को याद रखिए, गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। ठीक, तो इन लोगों ने यह कोशिश किया कि चलिए हिग्स बोसन की तरह ही यह भी भगवान के द्वारा बनाया गया पार्टिकल, जैसे गॉड पार्टिकल का इन्होंने यह रिसर्च किया, मतलब इन्होंने प्रयोग किया। तो यह प्रयोग जो है आगे चलकर इस प्रयोग को सब एटॉमिक नाम दिया गया, यानी कि यह जो हिग्स बोसन से मिलता जुलता जो इनको चीज प्राप्त हुआ उसका नाम दिया गया सब एटॉमिक। फिर से समझें, यानी कि जेनेवा के वैज्ञानिक लोगों ने जब दो प्रोटॉन को आपस में टकराया प्रकाश की गति से, तो टकराने के बाद कुछ न कुछ तो होगा। तो वो जो पार्ट्स प्राप्त हुआ, इस पार्ट्स को क्या कहा गया, सब एटॉमिक। और उन्होंने यह सब एटॉमिक को ही हिग्स बोसन के तरह मिलता जुलता इन लोगों ने माना। और आपने यह भी पढ़ा कि हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो यह जो है 4 जुलाई 2012, तो 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता पाई। तो यह कब हुआ, तो 4 जुलाई 2012। अब आपके मन में आता होगा कि आपने तो सर कहा कि अभी 30 मार्च 2010, तो इनको समय लगा, कम से कम 2 साल का वक्त लगा, और 2 साल बाद इनको एक प्रयोग इनका सफल हुआ। तो उसी जो इनको पार्टिकल मिला उस पार्टिकल को ही कहा गया सब एटॉमिक, जो कि यह 4 जुलाई 2012 को यह पार्ट्स मिला, और इसी को इन्होंने हिग्स बोसन से मिलता जुलता पार्ट्स कहा। तो इससे क्या मदद मिली कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में इनको कुछ मदद मिली। अब तो इन्होंने कोशिश किया, जो कि यह कोशिश आज भी बरकरार है, तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज भी हमारे वैज्ञानिक यह कोशिश में है कि ब्रह्मांड आखिर बना कैसे, यह जो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में इन्होंने पाया कि ब्रह्मांड जो सपोज कीजिए कि अपना यह मान लीजिए कि यह इतना दूर यह ब्रह्मांड है, तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का व्यास, और व्यास का मतलब क्या है, ई कोना से ई कोना, तो इसे हम लोग व्यास कहते हैं। इसको अगर आधा कर दीजिए मैथ की भाषा में, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्धव्यास। तो आप ध्यान रखेंगे, तो यह व्यास जो है ये मान लीजिए कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, मानने में क्या जाता है, तो माना कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो यह कहते हैं कि ब्रह्मांड हियाँ से लेकर और हियाँ तक कितना किलोमीटर है, तो ये लोग का कहना है कि 10⁻8 प्रकाश वर्ष, यानी कि 10⁻8 क्या, प्रकाश वर्ष। और आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं,
तो सूरज की रोशनी या कोई भी तरह का लाइट, वो लाइट 1 साल में जितना दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूरज का रोशनी को 5 किलोमीटर दूरी तय करने में मान लीजिए लगा 5 साल, तो उसे कहा गया 5 प्रकाश वर्ष। अगर 1 साल लग गया तो 1 प्रकाश वर्ष, 2 साल लग गया तो 2 प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 साल में वो जितना दूरी तय किया उसको 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो अब 10 पर पावर 8 के क्या मतलब, अब जोड़ लीजिए 10 पर पावर 8 का मतलब 8 को सुनना, तो दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि 1 अरब, सब 1 अरब, वो भी प्रकाश वर्ष। बताइए, यानी कि यह इतना बड़ा है ब्रह्मांड कि सूरज की रोशनी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 अरब प्रकाश वर्ष लगेगा, ऐसा एक अनुमान लगाया गया, जो कि यह 100% सही नहीं है। यह मत सोच लीजिए कि इतना, आप हो सकता है आप आगे चल के वैज्ञानिक बने तो आप इसमें खुद फिर रिसर्च कीजिए, पीएचडी कीजिए। तो उन्होंने वो अनुमान लगाया कि यह इतना बड़ा है कि सूरज के रोशनी को ई कोना से ऊ कोना जाने में 1 अरब प्रकाश वर्ष लगेगा। और आपने पढ़ा है कि सूरज के जो रोशनी है, प्रकाश, उसकी स्पीड कितनी है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड में 3 लाख दूरी तय करता है। उतना आपका स्पीड होना चाहिए, और उतना की स्पीड में जाइएगा तब जाके आपको ई कोना से ई कोना जाने में 1 अरब प्रकाश वर्ष लगेगा। अब सोच लीजिए कितना बड़ा है। फिर से देखते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ठीक है। अब आगे यहाँ देखते हैं, तो ये तो आप सब समझ गए। अब बात आती है कि इस ब्रह्मांड में है क्या। तो यहाँ पर लिखता है कि यह जो ब्रह्मांड है, माना ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हजारों तारा हैं। इस तरह के मान लीजिए कि स्टार है, इसमें हजारों तारे हैं। तो अब इसमें कहता है कि ब्रह्मांड में, तो इस तारे के ग्रुप को कहा गया है मंदाकिनी। ध्यान रखेंगे, तारा, तारा के ग्रुप को क्या कहा गया है, मंदाकिनी। मंदाकिनी। तब आपके मन में आता होगा सर ये ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी है, तो एक अनुमान लगाया गया है। तो इन लोग का अनुमान है कि 100 अरब मंदाकिनी है। कितना, 100 अरब मंदाकिनी है। अब इन्होंने फिर सवाल पूछा कि एक मंदाकिनी में कितना तारा, तब यह कहते हैं कि 100 अरब तारा। ये नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए। चलिए आसान भाषा में बताते हैं। मान लीजिए कि ब्रह्मांड को, मान लीजिए यह पूरा एक गांव है। हमने माना ब्रह्मांड को, क्या माना, गांव। एक यह पूरा गांव है, विलेज है। इस पूरे गांव में कितना घर है, तो हमने बोला कि घर है 100 अरब। 100 अरब घर है। तो अब आप बोलते हैं कि एक घर में कितना आदमी है, एक घर में आदमी कितना है पूरा, तो हमने बोला एक घर में 100 अरब आदमी है। 100 अरब आदमी है, यानी कि आपने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में, जिसको हमने गांव माना, तो पूरे ब्रह्मांड में कितने गांव हैं, तो हमने बता दिया एक, चलिए कि पूरे ब्रह्मांड में मतलब गांव में कुल कितने घर है, तो हमने बोला 100 अरब घर है। तो 100 अरब घर है, तो 100 अरब घर है, तो एक घर में कितना आदमी है, तो एक घर में 100 अरब आदमी है। तो आप समझ लीजिए कि आसमान में कितना तारा है। और आपसे हम लोग सुनते भी हैं कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कितना तारा है, तो आप बताइए बाबू, अब गिन लीजिए आप कितना तारा है। तो इसी तरह से एक अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में जो है तारों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 100 अरब। अब बताइए कि अब मंदाकिनी, तो मंदाकिनी जो है ब्रह्मांड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गैलेक्सी, ये भी याद रखेंगे, GALAXY। तो मंदाकिनी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और मंदाकिनी किस चीज़ का समूह है, तो तारों का समूह है। तो आसमान में ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है, तो 100 अरब मंदाकिनी है। तो एक मंदाकिनी में कितना तारा है, तो 100 अरब तारा है। तो ये एक अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं मंदाकिनी का। तो यह ध्यान रखेंगे कि मंदाकिनी
जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि यह मंदाकिनी दिखता कैसा है, ये तारा का निर्माण कैसे होता है। तो इस पर अब हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि मंदाकिनी कहते किसे हैं। तो यहाँ देखें मंदाकिनी, तो आपने ये पढ़ा है कि मान लीजिए मंदाकिनी है तो मंदाकिनी के अंदर तारा है, तारे का समूह है। अब बात करता है कि यह तारा किसी से बना, तो धूल और गैस का। किससे से बना, तो इसके अंदर मान लीजिए कि यह धूल है या गैस है, इस तरह से। तो यह गैस और यह धूल और गैस का इसमें मात्रा है। और यही आगे गैस, जो गैस है कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है प्लस हीलियम है और अन्य गैस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से ही तारा का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस मंदाकिनी में धूल और गैस का ये मिक्सिंग है। और ये इसको अगर आप देखेंगे तो ये धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला मतलब ये क्लियर नहीं दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आप चश्मा पहनते हैं और चश्मा पर पानी लग गया या चश्मा पानी से भीग गया, उसके बाद देखिए पानी सीधा, तो आप देखिए धुंधला सा दिखाई देता है। तो उस तरह से ये धुंधला दिखाई देता है। तो इसके अंदर क्या है, तो धूल है और गैस है। तो अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। तो आप पढ़ेंगे आगे ग्रह के बारे में, तो पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। तो ये सपोज कीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ, और इसकी अपनी एक मंदाकिनी है। मान लीजिए यह, जिसे इसका नाम दिया गया इस मंदाकिनी। और मंदाकिनी का क्या अंग्रेजी में कहते हैं, तो गैलेक्सी। तो पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका 3 नाम से हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है इसका नाम है, एक है आकाश गंगा, जिसे हम लोग, दूसरा मिल्की वे, और तीसरा दूध मेखला। एक ही तो देख लीजिए, इसको 3 नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा कहें या मिल्की वे कहें या दूध मेखला कहें। यह हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। और आपने पढ़ा है कि मंदाकिनी किसे कहेंगे, तो तारे के समूह को। और एक मंदाकिनी में कितना तारा, तो 100 अरब तारा, एक अनुमान लगाया गया। तो अब यह देखने में कैसा है, तो यह जो अपनी जो मंदाकिनी है पृथ्वी की, तो यह देखने में आपको स्पाइरल है। यानी कि इसका अगर 100% आप मानते हैं तो इसमें 80% जो है स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। इस तरह के ऐसे आकार के अनुसार है, इस तरह से ऐसे। तो इसका 80% भाग जो है इस तरह से स्पाइरल टाइप से है, 80% भाग 100% में से। अब यह भी कहा जाता है इस मंदाकिनी को सबसे पहले देखा कौन, वो कौन आदमी जिसने कहा कि पृथ्वी की भी अपनी एक गैलेक्सी है, तो इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। तो ध्यान रखेंगे, इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो ने ही देखा है। अब बात करते हैं कि मंदाकिनी के अपना जो पृथ्वी का जो मंदाकिनी आकाशगंगा, क्या उसके अगल बगल में भी कोई मंदाकिनी है या नहीं है। यानी कि जिस तरह से हम लोग का घर है, अपने घर के बगल में भी तो दूसरा का घर होगा। तो उसी तरह से यह मान लीजिए कि अपनी यह मंदाकिनी है आकाशगंगा, तो एकरा भी बगल में तो कोई होगा। तो यह सपोज कीजिए तारा का ग्रुप है इस तरह से, तो यह अपनी यह मंदाकिनी है, तो इसके बगल में मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी की जो आकाश गंगा उसके बगल में एगो मंदाकिनी है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम दिया गया है देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। तो हमारी पृथ्वी जिस तरह से हमारा पड़ोसी, तो हमारी जो मंदाकिनी उसका पड़ोसी कौन मंदाकिनी है, तो उसका नाम है देवयानी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोमेडा। ध्यान रखेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा देवयानी को कहा जाता है। अब हमारे वैज्ञानिक अभी भी बहुत सारे मंदाकिनी को खोज रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक नया मंदाकिनी का खोज हुआ है जिसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। फिर से समझे, अब एगो नया मंदाकिनी का खोजा गया है, नया मंदाकिनी का खोज हुआ जिसका नाम दिया गया ड्वार्फ
ड्वार्फ मंदाकिनी। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं निहारिका। ये निहारिका क्या है, तो अब इस पर ध्यान देते हैं। तो निहारिका, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेबुला, तो यह निहारिका में यह कहता है कि यह ब्रह्मांड में नर्सरी है। नर्सरी किसे कहते हैं? जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं, जहाँ तारों का जन्म होता है, और निहारिका में धूल और गैसों के बादल होते हैं। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यह निहारिका है, इसके में धूल है, गैस है। अब इस तरह से समझ लीजिए, इसको हमने कह दिया गैस और यह कह दिया हमने धूल। इसमें तरह तरह के बादल है, इस तरह के, यह तो ये इसको मान लीजिए, इसको हमने कह दिया बादल। तो यह निहारिका है। तो निहारिका जो है यह ब्रह्मांड का नर्सरी कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्सरी। और नर्सरी किसे कहते हैं? जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं। जैसे क्लास में होता है छोटे बच्चे का नर्सरी, तो रंग बिरंगे छोटे छोटे बच्चे का अलग अलग मुकान होता है, तो उसी तरह को नर्सरी हम लोग कहते हैं, रंग बिरंगे फूल। तो इसमें क्या होता है? तो इसी नर्सरी में किसका जन्म होता है? तो तारा का जन्म, यानी कि स्टार। तो आप कह सकते हैं स्टार का माँ कौन है? तो स्टार का माँ है निहारिका। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे तो यह गैस, तो तारा का यह जन्म होता है। तो अब बात करते हैं, सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। तो ध्यान रखेंगे, सभी तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में। तो इसको इस तरह से समझिए। जैसे किसी बच्चा का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल मान लीजिए किसको? निहारिका को। और किससे जन्म होता है? तो गैस से होता है। तो इस तारा का माँ कौन हुआ? तो तारा का माँ हुआ गैस। और तारा का जन्म कहाँ हुआ? तो उसका हुआ निहारिका में। तो निहारिका इसके लिए क्या हो गया? हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो तारा का जन्म होता है, वो हॉस्पिटल का नाम है निहारिका। और किसके द्वारा जन्म होता है? तो उसकी माँ का नाम है गैस। तो कौन गैस बाबू? तो यह है हाइड्रोजन और हीलियम। उससे तारा का निर्माण होता है। अब कहा जाता है कि सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। यानी कि तारा का जन्म यहाँ हुआ और तारा मरता भी है यहाँ। देखिए, तारा का जन्म भी यहीं और तारा का मृत्यु भी यहीं। तो तारा का जो मृत्यु होता है, तो ये कैसे होता है? तो इसमें कहता है, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। तो इसमें 2 तरह का तारा है, एक है न्यूट्रॉन तारा और एक है श्याम बीवर। यह 2 तारा को मरा हुआ तारा हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे है कि आपने ये पढ़ा कि तारा का निर्माण किस गैस से होता है? तो आपको हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। और तारा का निर्माण कौन हॉस्पिटल में होता है? तो उस हॉस्पिटल का नाम है निहारिका। अब आगे देखते हैं कि निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। अब निहारिका किससे बनता है? अब इसका निर्माण किससे होता है? तो आप देख सकते हैं, लिखा गया निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा विस्फोटक तारे सुपरनोवा से। तो ये निहारिका का निर्माण 2 तरह से होता है। एक होता है ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड बन रहा है तो उस समय, और दूसरा सुपरनोवा। तो इस तरह से समझ लीजिए कि निहारिका के पिता हैं ब्रह्मांड और निहारिका की माँ है सुपरनोवा। इन दोनों के मिलने से निहारिका बनता है, इस तरह से याद रखिएगा। तो आपने देखा कि निहारिका का निर्माण ब्रह्मांड के समय बनने से और सुपरनोवा के विस्फोट से यह होता है। अब आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, जब यह ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड के बाद क्या बना? तो यह कण, जिसे कहा गया परमाणु कण। यानी कि सबसे पहले ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद बना परमाणु कण। अब बोलता है कि परमाणु कण
से अब क्या बना, तो धूल और गैस बना। अब इससे क्या बना, तो मान लीजिए कि यह सपोज कीजिए धूल और यह गैस, तो गैस बना, उसके बाद यह धूल बना। तो फिर से समझ ले, ब्रह्मांड जब बना तो ब्रह्मांड के बनने के बाद क्या बना, तो परमाणु कण। परमाणु कण के बाद क्या बना, इससे क्या बना, तो इससे बना धूल और गैस। उसके बाद क्या बना, तो आपने देखा गैस के बाद गैस से बना तारा। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात लिखा गया है। तो इस तरह से गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। यानी कि हमने पहले ही बताया है कि निहारिका जो है, निहारिका के पिता है ब्रह्मांड और निहारिका की माँ है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा के विस्फोट से क्या बनता है, निहारिका। तो यही बात लिखा गया है। तो अभी कुछ निहारिका का नाम दिया गया जिसका नाम है बेल और कर्क। बेल और कर्क, तो निहारिका का दो नाम है, एक का नाम है बेल और एक का नाम है कर्क। तो दो निहारिका है, एक का नाम है बेल और एक का नाम है कर्क, ये याद रखिएगा। बेल और कर्क क्या है, तो एक निहारिका है। और निहारिका का पिता कौन है, तो ब्रह्मांड, और माँ कौन है, तो सुपरनोवा। तो सुपरनोवा के विस्फोट से निहारिका बनता है। तो कौन निहारिका है, तो नाम है बेल और कर्क। तो अब बात करते हैं, निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निहारिका के प्रकार। अब निहारिका कई प्रकार का होता है, अब यह देखेंगे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से आसानी शब्दों में हम पढ़ा सकें। तो हमारी ये कोशिश है, और कितना समझ में आता है इसको आप कमेंट्स करें और ये बताएं। अब यहाँ देखेंगे निहारिका के प्रकार। ये जो निहारिका है इसके प्रकार, अब यह कई प्रकार का निहारिका होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार का निहारिका की बात की गई है। नंबर 1 उत्सर्जन। उत्सर्जन निहारिका, ये एन लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। दूसरा है नंबर 2 परावर्तन निहारिका। परावर्तन निहारिका। नंबर 3 श्याम निहारिका। और नंबर 4 वह है ग्रहीय निहारिका। ग्रहीय निहारिका। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आपने देखा, निहारिका जो है वो 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला उत्सर्जन निहारिका। इसमें क्या खासियत है, इसमें कहता है यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। तो उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब निकलना, यह सबसे सुंदर, आप कह सकते हैं सुंदर प्लस रंग बिरंगी। यह सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, सबसे रंग बिरंगी होता है, तरह तरह के कलर के होते हैं। यह बन रहे तारों से प्रकाशित होता है। बन रहे तारा, अब सपोज कीजिए इसको इस तरह से कि मान लीजिए कि यह तारा अभी बन रहा है और यह जो है इसका नाम है यह निहारिका। निहारिका, अब इसकी रोशनी से यह चमकता है, समझ लीजिए, यानी कि तारा की रोशनी से यह चमकता है निहारिका। तो वही लिखता है कि यह बन रहे तारों से प्रकाशित होती है, यानी कि यह किससे चमक रहा है यह निहारिका। तो इस निहारिका का क्या नाम है, उत्सर्जन निहारिका। तो इसमें जो इतनी खूबसूरती है, यह चमक रहा है किसके कारण, तो दूसरे तारा के कारण। जिस तरह से आज आप लोग की सारी चीज़ की पूर्ति हो रही है, आप लोग क्रीम लगा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो किसके कारण, आपके पिता के कारण, आपके माता और पिता के कारण। क्योंकि आपका चमकने का कारण आपके माता पिता है। आप तो खुद नहीं कमा रहे हैं, आपके कमा रहे हैं पिताजी। तो पिताजी हो गए तारा और आप हो गए उन्हीं के पैसा से आप चमक रहे हैं। तो आपकी चमक का कारण कौन है, तो आपके माता पिता। ठीक उसी तरह से यह उत्सर्जन निहारिका जो है यह इतना चमकता है किसके द्वारा, तो तारा के द्वारा। वो भी कौन तारा, जो तारा बन रहा है उसकी रोशनी से यह चमक रहा है। तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है चील और झील। तो उत्सर्जन निहारिका में 2 गो है, एक का नाम है चील और एक का नाम है झील। ये 2 प्रकार का निहारिका है जो कि खुद अपनी उसकी रोशनी नहीं होती है, बल्कि दूसरे तारा के रोशनी से वह चमकता है। अब है परावर्तन निहारिका। यह देख लीजिए कैसा निहारिका है। तो यह मान लीजिए
या इस तरह से, तो तारा इसके अंदर है, निहारिका के अंदर मान लीजिए तारा है। तो इसमें लिखता है कि यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। अब मान लीजिए एगो यह पास में एगो अंदर में, तो यह तारा से यह जो तारा से निकला रोशनी, इस रोशनी को यह लौटा देता है इसी के पास, यानी कि यह लेता नहीं। जैसे यह इधर से देख लीजिए बाहर से, यह रोशनी इस पर गया और इसको यह लौटा दिया। जैसे हमने आपको कुछ दिया और आपने कहा कि नहीं सर रहने दीजिए मेरे पास है, आपने लौटा दिया, यानी कि तो यह ऐसा परावर्तन निहारिका इसको कहते हैं, जो इसने लौटा दिया। तो ये कौन कौन है, तो इसका नाम है प्लेइडेस निहारिका। तो इसका क्या नाम है, प्लेइडेस निहारिका, जो कि किसी से वो मदद नहीं लेता है। यह कहता है जब हम खुद अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो वैसे निहारिका को हम लोग कहते हैं परावर्तन निहारिका। तो एक कहावत भी है कि कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग दर्द में रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। अब आपको यह तय करना है, तकलीफें तो आएंगी, जीवन है, ये जीवन का यह नियम है कि आपको सुख दुख तो आएगा। लेकिन कुछ आदमी जो होते हैं दुख से बेचारे वो टूट जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उसी दुख को वो अपना दवा बना लेते हैं और अपने आप में एक कसम खा लेते हैं कि मैं इसे जल्दी ही ख़त्म करूंगा और मेरे अच्छे दिन आएंगे। तो इस तरह से कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग दर्द में रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। अब यह तय आपको करना है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, श्याम निहारिका। इस श्याम निहारिका जो होती है, इसमें कहा गया है यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है, पीछे से आने वाली। अब मान लीजिए यह है, इसका मान लीजिए कि इसका नाम है श्याम निहारिका, SN कर देता हूँ, श्याम निहारिका। अब सपोज कीजिए यह हो गया इसका आगे, तो यह इधर से मान लीजिए कोई रोशनी आ रहा है, तारा से इस तरह से यह रोशनी आ रहा है, तो यह रोशनी को ये रोक देता है। ये क्या कर रहा है, इस रोशनी को रोक रहा है, ठीक है, घुसने नहीं दे रहा है अपने घर के अंदर। तो यह रोक देती, यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाए, यानी कि यह इस रोशनी को अंदर में जाने ही नहीं देता है, यही बोलता है बाबू रुक जाओ। तो यह अंदर में जब गए नहीं किया तो आपको क्या नजर आएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सुरंग है, और सुरंग को सपोज कीजिए कि यह बहुत बड़ा सुरंग है, और इस रोशनी को टॉर्च, सपोज कीजिए ये आपका टॉर्च है इस तरह से, तो यह टॉर्च का रोशनी को हम यह सुरंग के अंदर आपको देखना है, और हमने क्या किया, यहाँ पर पत्थर लगा दिया और यहीं पर इस रोशनी को हमने रोक दिया। तो अंदर में तो अंधेरा हो जाएगा, आपको तो दिखाई देगा नहीं। तो इसीलिए यह श्याम जो निहारिका है, यह कोई भी रोशनी को वह रोक देता है। तो इसीलिए हम लोग अंदर आकाश गंगा के अंदर तक नहीं देख पाते हैं। अब है चौथा, ग्रहीय निहारिका। अब यह ग्रहीय निहारिका में कहता है, इसमें लिखा गया है कि इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक दानव तारे में बदल जाता है। कौन सा बाबू, तो सामान्य तारा, सामान्य तारा जो होता है चेंज हो जाता है किसमें, लाल दानव, लाल दानव तारा में चेंज हो जाता है। और जब जो चेंज हो जाता है तो अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित करता है। अब मान लीजिए कि यह सामान्य तारा है, यह जब चेंज हो गया लाल दानव में, तो बाहरी परत, यह मान लीजिए कि इस तरह से यह अपने बाहरी परत को यह चेंज करता है, यह इसको यह चेंज करता है, बाहरी परत को, बाहरी परत को यह चेंज करता है। तो वही लिखा गया है कि बाहरी तहों को उत्सर्जित करता है, इसी वजह से उनका आकार गोल होता है। तो ऐसे को कहते हैं ग्रहीय निहारिका। तो इसको सिंपल समझ लीजिए कि मान लीजिए सामान्य तारा, तो सामान्य तारा अपने आप को मान लीजिए, और आपने बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको नौकरी नहीं हो रही है। तो आप देखते हैं कि समाज के कुछ अच्छे आदमी आगे चलकर वो अपने ही देश के दुश्मन बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, या मतलब गलत रास्ता में चले जाते हैं। तो वो क्या डायलॉग मारते हैं कि मुझे गुंडा बनाया तो इस समाज के लोगों ने। तो ठीक उसी तरह का यह ग्रहीय निहारिका तारा है, जो कि कहता है कि यह सामान्य आदमी था, भोला भाला आदमी था, लेकिन
इसको दानव बना दिया, लाल दानव, गुंडा बना दिया। तो यह किस कारण से गुंडा बना? तो यह अपना बाहरी, इसका व्यवहार, बाहरी परत के कारण इसमें यह बात आई और इसके कारण यह गोल हो गया। इसका आकार कैसा हो गया? बाहरी परत उत्सर्जित हुआ, इसके कारण यह गोल हो गया। तो इसी गोल को कहा गया ग्रहीय निहारिका। तो इस तरह से आपने यह देखा और आपने यह भी जाना कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम है आकाशगंगा या मिल्की वे। तो आप ध्यान रखेंगे कि सपोज कीजिए कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है आकाशगंगा या मिल्की वे, तो उसी में एक ऐसा भी मंदाकिनी है जो कि ठंडा है। अब ये मान लीजिए कि इसका नाम है आकाशगंगा, कि इसके अंदर तारा का समूह है, आपने तो ये पढ़ा है तारा का समूह। तो इसी में एक है ओरियन नेबुला, तो जो कि शीतल और चमकीले तारा का समूह है, यानी कि इसका नाम क्या है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला तो यह तारा का ऐसा समूह है जो यह शीतल है, शीतल प्लस ठंडा। ध्यान रखेंगे वो कौन सा आकाशगंगा है जो कि ठंडा और शीतल है, तो उसका नाम है ओरियन नेबुला। तो इस तरह से आपने ये देखा, हमारी ये कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं और आपको आसान भाषा में पढ़ाने की हमारी कोशिश है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसके बारे में बतलाएं, जीएस वाटिका के बारे में। तो चलिए आज कितना है, धन्यवाद, थैंक यू।